पुस्तक पर बजट की सबसे बड़ी कवरेज। बजट और बाजार में बताएंगे किन शेयरों पर लगेगा दाव। बजट की पाठशाला में समझाएंगे अर्थशास्त्र। बजट टॉक में होगी बजट की बारीकियों पर बात। बजट पंचायत में जानेंगे जनता के मन की बात। आपके फायदे की हर बात सिर्फ और सिर्फ बिस्तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक का स्पेशल शो और मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। बजट आने वाला है। 23 जुलाई को निर्मला सीतारमण बजट पेश करेंगी देश का, और ऐसे में शेयर बाजार अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है। मंगलवार के रिकॉर्ड हाई यानी 24,433 के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए बाजार ने आज नया रिकॉर्ड हाई बनाया है 24,461 का। ऐसे में निवेशकों के मन में कई सारे सवाल है, सवाल ये कि कौन से सेक्टर्स पर दाव लगेगा, कौन से स्टॉक्स को वो अपने रडार पे रखे, बाजार का हाल कैसा रहेगा आने वाले वक्त में। और इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए, बेहतर तरीके से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज के मेहमान, मार्केट एक्सपर्ट अरुण केजरीवाल सर। सर, बहुत बहुत शुक्रिया बिस्तक को अपना समय देने के लिए। नमस्कार श्रेया जी। जी सर, सबसे पहला सवाल तो यही है कि बाजार अपने रिकॉर्ड स्तरों पर है, तो यहाँ से अब और चढ़ेगा बाजार, या जो आज के सत्र में हमें देखने को मिला, बुधवार के सत्र में एक झटका सा लगा है, तो प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी आगे? श्रेया, इस चीज को आप झटका बोलिए या एक मच नीडेड करेक्शन बोलिए, जिस हिसाब से बाजार लगातार बढ़ रहा है। अगर आप देखें तो 4 जून को जब चुनाव के नतीजे आए थे, वहां से 10,000 अंकों की बढ़त सेंसेक्स में आई है। ये 14% से ज्यादा की एक तेजी है जी। बहुत ज्यादा कम समय में हुआ है। बाजार को आगे अगर बढ़ना है, ये रफ्तार जारी रखनी है, तो बिना करेक्शन के अब खतरे से खाली नहीं है। बिल्कुल बड़ा इवेंट सामने है, बजट है, और मेरे ख्याल से आज जो हुआ है बाजार की सेहत के लिए बहुत अच्छा है। एक छोटा सा करेक्शन है, हो सकता है ये करेक्शन का दौर 2-3 दिन 4 दिन और चले। ये जरूरी नहीं है श्रेया जी कि बाजार में जोर से करेक्शन आए। छोटा छोटा भी करेक्शन आए तो अच्छा है। निवेशक के मन में ये नहीं आना चाहिए कि मैं कोई भी चीज ले लूं और कल बिना झिझक के मैं उसे ऊंचे दाम में बेच पाऊं। जी बिल्कुल सर, ठीक है। तो निवेशकों के मन में ये झिझक नहीं आना चाहिए कि कोई से भी लेवल पे खरीद लूं और दूसरे ऊंचे लेवल पर बेच पाऊं। लेकिन सर, जैसा कि मैंने बताया और सभी को पता है कि 23 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी, तो बजट से आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है इस बार? देखिए, एक्सपेक्टेशन, उम्मीद एक ऐसी चीज है जिसकी कोई सीमा नहीं होती है। आप कुछ भी सोच सकते हैं, सोचने का आपको अधिकार है, आपको हक है। मेरे ख्याल से उम्मीद जो होनी चाहिए उतनी ही होनी चाहिए जितने की संभावना है। मेरे ख्याल से इस बजट में आम आदमी को कहीं ना कहीं कुछ राहत मिले, ऐसा इस बजट में देखने को मिलेगा। जो सरकार के पिछले 10 साल की रणनीति रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे एक्सपेंडिचर बढ़ाना, लगातार बेहतर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये सब का विस्तार करना, ये सब जारी रहेगा। जो एक दूसरा जो पहल है, पानी के ऊपर कि साफ जल सब को अपने घरों तक मिले, उसके ऊपर में प्रावधान आएंगे, नई नए स्कीम्स निकलेंगे। और एक जो अहम मुद्दा है, हाउसिंग फॉर ऑल, प्रधानमंत्री आवास योजना, मेरे ख्याल से ये एक ऐसा थीम होगा जहां पर आप देखेंगे कि काफी पैसे सरकार एलोकेट करेंगे। तो ये मेरे ख्याल से कुछ ब्रॉड थीम्स हैं जहां पर उम्मीद जताई जानी चाहिए, और शायद इसके ऊपर में कुछ न कुछ बाजार में बजट के हिसाब से आपको देखने को मिलेगा। अच्छा सर, बजट में ना टैक्स को लेकर भी बहुत अटकलें लगाए जा रहे हैं, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मिक्स्ड उपाय सब बात आ रहा है कि कुछ 50,000 रुपए की एक राहत मिल जाए, जो जी। टैक्सेबल लिमिट है
उसकी बात हो रही है। सरकार ऑलरेडी एक स्कीम पर चली गई है जहां पर कोई एग्जेम्पशंस नहीं है, तो वो टैक्सेबल लिमिट जो है वो बढ़कर शुरू हो 5 लाख रुपए के ऊपर, ऐसी बात चल रही है। क्या होता है ये मेरे ख्याल से निर्मला जी ही उचित व्यक्ति होगी जो आपको 23 तारीख को बता पाएंगी। उसके पहले खाली आप और मैं इसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन जो आप कह रही हैं, अगर मान लीजिए वो होता है, तो ये एक छोटा सा एक एक जो कहते हैं राहत मिलेगी आम इंसान को। और इससे जो इम्पैक्ट आएगा, एक स्पेंडिंग पावर सभी लोगों का बढ़ेगा, जिससे आपको एक बूस्ट मिलेगा कंज्यूमर स्पेंडिंग में, वाइट गुड्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो ये एक कैस्केडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा कि जब आपके हाथ में रुपए ज्यादा बचते हैं खर्च करने के लिए, तो शायद उसमें से कुछ पैसे अवश्य खर्च होंगे और उसका लाभ पूरे इकोनॉमी को मिलेगा। बिल्कुल सर, तो एक उम्मीद लगा के बैठे हैं आम जनता बजट से, शायद कोई राहत की खबर मिल जाए बजट से, लेकिन वो तो 21 जुलाई को ही पता चलेगा। सर अगला सवाल जो है वो निवेशकों के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी है और मेरा पर्सनल फेवरेट भी है। बजट में कौन से सेक्टर्स पर सर फोकस रहेगा, क्या कहना आपका इसमें? जैसे मैंने कुछ ही समय पहले कहा, मुझे लगता है हाउसिंग जो है ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हाउसिंग की जिस हिसाब से आपको एक रिक्वायरमेंट, एक कंजम्पशन, एक डिमांड और नए घर जो बन रहे हैं, ये सब उसी चीज की संकेत देते हैं कि इसके ऊपर कुछ न कुछ आएगा। निवेशक के लिहाज से अगर आप मेरे को पूछे कि निवेशक को कहाँ देखना चाहिए, मेरे ख्याल से हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज जो ज्यादा करके अफोर्डेबल हाउसिंग को पैसा देते हैं घर लेने के लिए, तो एक खास हिस्सा होगा। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपको कुछ नाम बताऊं, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस, पीएनबी हाउसिंग, ये ऐसी कंपनियां हैं जो उस अफोर्डेबल हाउसिंग वाले ब्रैकेट में लोगों को पैसा देती है। और ये जो क्षेत्र है, इसको बाजार, ये बजट से बहुत बड़ी उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें अवश्य कुछ न कुछ आएगा। ठीक है सर, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर लग रहा है आपको, इसके अलावा सर कोई और सेक्टर लग रहा है आपको जो फोकस में रह सकता है? देखिए, डायरेक्टली बजट से मैं नहीं कहूंगा कि उसमें रिलीफ मिलेगी, लेकिन अगर आप देखें कि रूरल डिमांड में एक पिकअप आ रही है जो देखने को मिला है। और हाल ही में जो नतीजे आए हैं दिग्गज कंपनियों से, एक अडानी विल्मर के तौर पे मैं बात करूं या एक मैरिको की बात करूं, इन्होंने जो बिजनेस अपडेट दिया है उसके अंदर में एक अच्छी खासी वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिली है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव फैक्टर मानना चाहिए आगे जाकर ये आपके क्षेत्र के लिए। तो कंज्यूमर एफएमसीजी और कंज्यूमर जो गुड्स है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें मुझे लगता है कि अगर ये जो आप राहत की बात कर रही हैं इनकम टैक्स में, चाहे वो 50,000 की हो या उससे कम या उससे ज्यादा हो, ये डायरेक्ट इम्पैक्ट रूरल स्पेंडिंग पर भी आएगा और ये एक ऑलराउंड इफेक्ट देखने को मिलेगा इकोनॉमी में। तो वो भी एक क्षेत्र है जहां पर ध्यान देना चाहिए और कुछ न कुछ निवेश करने से वहां पर भी कमाने की अपॉर्चुनिटीज दिख सकती है। सर आपने कहा रूरल डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस रहेगा, तो क्या सर एग्री बेस्ड सेक्टर जो है वहाँ पे भी हमें कुछ हलचल देखने को मिलेगी? देखिए, जहां तक एग्री का सवाल है, एमएसपी में अगर आप याद करें तो कुछ दिन पहले पहले करीब 2 सप्ताह पहले एमएसपी 14 क्रॉप्स के बढ़ा दिए गए थे। तो उसमें ऑलरेडी उनको एक रिलीफ मिल चुका है। बजट में अब एमएसपी को लेकर शायद कोई चर्चा नहीं हो, लेकिन क्रॉप इंश्योरेंस जो ऑलरेडी है, अगर उसमें कोई कमी है या कोई प्रावधान और चाहिए तो वो अवश्य आ सकता है। अदरवाइज अगर आप देखें तो फार्मिंग सेक्टर को जो बहुत कुछ मिलना था वो ये
प्राइस इंक्रीज के कारण, एमएसपी के बढ़ने के कारण काफी कुछ ठीक हो चुका है। अब अ, बरसात के ऊपर निर्भर है। शुरुआत अच्छी हुई है बरसात की। बंबई में जो एक काफी गर्म हो चुका था, पिछले 3 दिन 4 दिन में अच्छी खासी बारिश हुई है। और जो कहते हैं शेयर बाजार में कि जब तक पानी एक बार बंबई शहर में नहीं भरता, मॉनसून नहीं आता, वो भी रविवार सोमवार को हो चुका है। तो एक अच्छी निशानी है मॉनसून के लिए भी, देश के लिए। तो अगर ये आगे एडवांस करता है तो इसका भी बेनिफिट पूरे देश को मिलेगा कि बरसात अच्छी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सर, बजट से प्री बजट रैली हमें एक दो सेक्टर में और देखने को मिली। एक, रेलवे स्टॉक्स एकदम से भागे, डिफेंस स्टॉक्स भी एकदम से भागे थे, और मंगलवार के सत्र में तो रेलवे स्टॉक में हमें प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली थी। तो इन दोनों पर्टिकुलर सेक्टर में, रेलवे और डिफेंस में, निवेशकों को अभी क्या करना चाहिए? श्रेया जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। ये इसका डायरेक्ट जवाब देने के पहले थोड़ी सी एक भूमिका बताना चाहता हूँ। सेक्टर रोटेशन बड़ा हो रहा है बाजार में। पहले दिन कुछ चलता है, दूसरे दिन कुछ दूसरा सेक्टर चलता है, तीसरे दिन तीसरा सेक्टर चलता है, और एक एक करके सब सेक्टर में एक तेजी का माहौल। 2 दिन की तेजी, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग करेक्शन, और फिर थोड़ी सी गिरावट। ये एक पूरे बाजार में देखने को मिल रहा है। जहां तक सार्वजनिक क्षेत्र की अगर आप बात करें, तो इसमें 4 ब्रॉड वर्टिकल हैं। एक है आपका डिफेंस, एक है रेलवे स्टॉक, एक है ऊर्जा स्टॉक्स, जैसे कि इरिडा, पीएफसी, आरईसी, जी। एसजेवीएन, एनएचपीसी, और चौथा सेक्टर है सार्वजनिक बैंक्स। ये जो 4 सेक्टर हैं, ये चारों में अलग अलग समय तेजी मंदी प्रॉफिट टेकिंग आती है। लेकिन इसमें दिलचस्पी, छोटे निवेशकों की हिस्सेदारी, उसमें एक्टिविटी, ये एक डेली तौर पर देखने को मिल रहा है। जहां तक डिफेंस सेक्टर का सवाल है, आउटले जो है पिछले बार से कुछ न कुछ बढ़ेगा। जहां तक आपके रेलवे का सवाल है, ऑलरेडी लगभग ये अनाउंस हो चुका है कि सरकार कितना पैसा रेलवे को एलोकेट करेगी। पिछले साल के मुकाबले उसमें भी एक अच्छी खासी वृद्धि है। ये सब शहरों में जो कुछ भी होना है, एक सीमित दायरे में ये चलेंगी। लेकिन आज के दिन जो ये पूरा का पूरा सेक्टर है, इसके वैल्यूएशन सस्ते नहीं है। इसमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन्वेस्टर के विपरीत है। इसमें नया निवेश करना खतरे से खाली नहीं है। और निवेशकों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि ये वर्टिकल राइज इन इन शेयरों में और होना या उम्मीद करना शायद उनके सेहत के लिए हानिकारी हो सकता है। ठीक है, तो री एंट्री की सलाह नहीं इन सेक्टर्स में जो ऑलरेडी बहुत ही तेज़ हो चुके हैं। और इसी के साथ साथ दूसरा सवाल मेरा डेरिवेटिव मार्केट के ऊपर है। सर, पिछले कुछ दिनों से हमने एफएनओ को लेकर काफ़ी हलचल देखी, काफ़ी चर्चा थी एफएनओ को लेकर। तो क्या सर एफएनओ में कोई टैक्स लग सकता है क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, टैक्स लगने से अगर आप अ, निवेशकों को, पर्टिकुलर कैटेगरी के लोगों को डिस्करेज करना चाहते हैं, तो टैक्स लगाने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप उसको उसकी अफोर्डेबिलिटी को खत्म नहीं करेंगे, ये एक डिबारिंग या एक डिसइंसेंटिव नहीं होता। टैक्स एक सिर्फ एक कॉस्ट बढ़ा देता है, उतना ही फर्क होता है। तो अब जो बातें सुनने को आ रही है पिछले दो जी। दिनों में कि शायद डेरिवेटिव का जो लॉट होगा वो 20-30 लाख रुपए की बात चल रही है। आप जब ऑप्शंस खरीदेंगे तो आपको प्रीमियम के अलावा कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे। जी। ये सब जो कदम आएंगे, ये डिसइंसेंटिव है। इसके कारण कुछ डेरिवेटिव्स में जो छोटे लोग हैं, जो इतनी बड़ी जोखिम नहीं ले सकते, उनको डिस्करेज किया जाएगा कि वो इस क्षेत्र में न जाएं। इसके बिना कुछ कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। सर, अर्निंग्स पे बात करते हैं अब। क्वार्टर वन अर्निंग्स आपको क्या लगता है सर, इस बार कैसी रहेंगी?
बड़ा पेचीदा सवाल पूछा है आपने श्रेया जी, लेकिन लेकिन इसको भी थोड़ा सा डाइसेक्ट करें। देखिए, पिछले 5-6 तिमाही से उम्मीद की जा रही है कि अर्निंग्स में एक अच्छी खासी ग्रोथ मिलेगी, और उसके कारण जो वैल्यूएशंस बढ़े हैं पिछले 5-6 क्वार्टर में, उसको कुछ हद तक जस्टिफाई किया जा सकेगा कि भाई इस टाइप की ग्रोथ है, इसलिए जो वैल्यूएशन ये सस्ते हैं या रीजनेबल हैं या ये अहेड ऑफ टाइम नहीं गए हैं। सबसे बड़ा नतीजा जो आता है, आईटी कंपनी शुरू करते हैं और कल टीसीएस एक नतीजा देगा अपने जी। अपने तिमाही का। अगर आप ध्यान दें तो पिछले 2-3 क्वार्टर से आईटी क्षेत्र थोड़े दबाव में है। इस बार बहुत बड़ी उम्मीद है कि शायद आईटी क्षेत्र में एक बदलाव देखने को मिले, एक टर्न अराउंड स्टोरी आए कि वापस उनके मार्जिन्स बढ़ रहे हैं, उनके जो एफिशिएंसी है या जो इनके पास ऑर्डर बुक है, जो ग्रोथ है, वो सब कुछ देखने को मिले। मेरे ख्याल से कुछ हद तक कल शाम को जब टीसीएस के नतीजे आएंगे तो ये भी सामने आ जाएगा कि वाकई में क्या इस क्षेत्र में बदलाव हुआ है। अगर अपन अब आईटी को छोड़कर जनरल की बात करें तो इन्फ्लेशन जो है कुछ हद तक कम हुआ है। ये इसको लेकर एक संकेत मिलता है कि शायद जो कमोडिटी प्राइसिंग है वो कुछ कंट्रोल हुई है, उसके कारण कुछ इनपुट कॉस्ट में आपको कुछ एडवांटेज मिलेगा। तो जो अच्छी कंपनियां हैं उनके ऑपरेटिंग मार्जिन्स में कहीं ना कहीं एक बढ़त देखने को मिलेगी। जहां तक जीएसटी का अगर अपन नंबर की बात करें तो जीएसटी के नंबर में लगातार एक बढ़ाव या बढ़त देखने को मिल रही है पिछले 3 तिमाही से। तो ये भी कहा जा सकता है कि जीएसटी के नंबर आंकड़े देखते हुए ऐसा लगता है कि डिमांड, सप्लाई और जो रेवेन्यू है सेल्स कंपनियों का, उसमें कहीं ना कहीं आपको बढ़त मिलेगी। क्या वो उतनी होगी जिससे बाजार संतुष्ट होगा, ये प्रश्न जीएसटी के नंबर से नहीं आता। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल संकेत अच्छे हैं कि पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले, कुछ न कुछ ग्रोथ देखने को मिले। किस सेक्टर में ग्रोथ उम्मीद से ज्यादा आती है और किस में कम आती है, ये अभी तक तय नहीं है। आने वाले 10-15 नतीजे जब आ जाए तब एक आइडिया लगेगी कि कहाँ पर आपको ट्रैक्शन दिख रहा है सेक्टर्स में। ठीक है, लेकिन संकेत अच्छे हैं। तो बाजार की चाल Q1 अर्निंग्स पर भी निर्भर करेगी। लेकिन सर, आखिरी सवाल, और सवाल ये है कि आपके बेस्ट पिक्स क्या हैं अभी तक के बजट को देखते हुए, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नो ब्रेनर है जो आपने ये सवाल पूछा। मैं अगर मेरा पैसा लगाऊंगा तो मैं अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर बेट करूंगा, और उसके अंदर में जो मैंने कुछ नाम लिए थे शुरू में, जैसे आधार हाउसिंग है या पीएनबी हाउसिंग है, क्योंकि इस क्षेत्र में मुझे लगता है कि सरकार के बड़े अनाउंसमेंट्स आएंगे, तो ये मेरे टॉप पिक्स रहेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर वो जैसे कहते हैं रोटी कपड़ा और मकान, तो जो मकान जो तीसरे नंबर में आता है वो बहुत अहम मुद्दा है भारत के लोगों के लिए, और उसके लिए सरकार के प्रावधान इसको एनकरेज करेंगे कि हर इंसान के पास अपने सर के ऊपर खुद की छत हो। तो ये मेरे टॉप पिक्स, ये क्षेत्र जो है ये मेरा टॉप क्षेत्र रहेगा, और उसमें उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशन की है। जी बिल्कुल, तो हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो फोकस में रहेंगे इस बार, ये कहना है अरुण केजरीवाल जी का। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए, अपना समय देने के लिए बिस्तर को। मुझे पूरी उम्मीद है कि दर्शक, हमारे निवेशक जो हैं, उनकी लर्निंग्स होगी इस पर्टिकुलर वीडियो से। बहुत ही इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन रहा ये। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें और देखते रहिए बिस्तक। बहुत बहुत नमस्कार। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे, जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम,
जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।